अगर आज से कोई 15 साल पीछे लौटकर दुनिया को देखा जाए तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। उस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी के मंच पर कुछ ही बड़े नाम थे, अमेरिका, चीन और यूरोप। बाकी देश या तो दर्शक थे या फिर इंतजार कर रहे खिलाड़ी, जिन्हें मौका शायद बहुत बाद में मिलने वाला था। उसी दौर में जब दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF और नामी यूनिवर्सिटियों से जुड़े इकोनॉमिस्ट भविष्य की तस्वीर बना रहे थे, तब एक नाम बार बार फाइलों में उभर कर आ रहा था, भारत। रिपोर्ट्स कहती थीं कि यह देश एक दिन चीन और अमेरिका जैसे दिग्गजों को सीधी चुनौती देगा, लेकिन उसी सांस में यह भी जोड़ा जाता था कि इसमें वक्त लगेगा, बहुत वक्त। कहा जाता था कि भारत का समय जरूर आएगा, मगर उसमें कम से कम 4-5 दशक लगेंगे। यानी यह भविष्य इतना दूर था कि आम इंसान के लिए उस पर भरोसा करना मुश्किल था। उस दौर में भारत को लेकर उम्मीदें तो थीं, लेकिन विश्वास नहीं था। दुनिया भारत को एक बड़े बाजार के रूप में तो देखती थी, लेकिन एक ताकत के रूप में नहीं। यहाँ सस्ता श्रम था, बड़ी आबादी थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कमजोर थी, इंफ्रास्ट्रक्चर अधूरा था और फैसले लेने की रफ्तार धीमी थी। यही वजह थी कि जब भी कोई कहता कि भारत जल्दी ही ग्लोबल पावर बनेगा, तो उसे एक अच्छा सपना मान लिया जाता, हकीकत नहीं। लेकिन इतिहास अक्सर उन्हीं मोड़ों पर करवट लेता है जहां उम्मीदें सबसे कमजोर होती हैं। भारत ने उसी समय चुपचाप अपनी तैयारी शुरू कर दी, बिना शोर मचाए, बिना किसी को चेतावनी दिए। बाहर की दुनिया अभी भी पुराने भारत की तस्वीर देख रही थी, लेकिन अंदर कुछ बदल रहा था। नीतियां बदली जा रही थीं, सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश हो रही थी और एक लंबी रणनीति आकार ले रही थी। यह रणनीति किसी एक सरकार या एक योजना की नहीं थी, बल्कि एक सोच की थी। सोच यह कि भारत अब सिर्फ इंतजार नहीं करेगा। उसी समय एक और कहानी भी चल रही थी, एक ऐसी कहानी जो लगभग 2 दशकों तक अधूरी रही। यह कहानी थी भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। आज से करीब 19 साल पहले भारत और यूरोप के बीच बातचीत शुरू हुई थी। कागजों पर दोनों पक्ष इसे ऐतिहासिक बताने को तैयार थे। 27 देशों का यूरोपियन यूनियन और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत। अगर यह समझौता हो जाता तो यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक बन सकता था। लेकिन हर बार बात आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाती थी। कभी कहा जाता था कि भारत के पर्यावरण मानक सही नहीं हैं, कभी लेबर लॉ पर सवाल उठते थे, कभी डेटा प्रोटेक्शन का मुद्दा खड़ा कर दिया जाता था, और फिर धीरे धीरे कार्बन टैक्स जैसे नए शब्द बातचीत में घुसने लगे। हर बार यूरोप की तरफ से कोई न कोई नई शर्त सामने रख दी जाती थी। बाहर से लगता था कि यह तकनीकी कारण है, लेकिन अंदर खाने कहानी कुछ और थी। यूरोप की रणनीति शुरू से साफ थी। वह भारत के साथ व्यापार करना चाहता था, लेकिन बराबरी पर नहीं। यूरोप चाहता था कि भारत कच्चा माल दे, सस्ता लेबर दे और एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट बना रहे, जबकि हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल लीडरशिप यूरोप के हाथ में ही रहे। भारत को सप्लायर बनाया जाए, पार्टनर नहीं। इसी सोच की वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चलती रही, लेकिन कभी नतीजे तक नहीं पहुंची। यूरोप को लगता था कि भारत को जितना रोका जा सके उतना बेहतर है। अगर भारत बहुत जल्दी मजबूत हो गया तो ग्लोबल इंडस्ट्री का बैलेंस बिगड़ सकता है। खासकर जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देश जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग ताकत पर खड़े थे, उन्हें डर था कि भारत की कम लागत, बड़ी आबादी और बढ़ती क्षमता एक दिन उनके लिए खतरा बन सकती है। लेकिन यूरोप शायद यह नहीं देख पाया कि भारत चुपचाप खुद को बदल रहा है। मेक इन इंडिया सिर्फ एक नारा नहीं था, वह एक दिशा थी। PLI स्कीम सिर्फ सब्सिडी नहीं थी, वह एक सिग्नल था कि भारत अब मैन्युफैक्चरिंग को गंभीरता से ले रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश हुआ, हाईवे, पोर्ट, रेलवे और एयरपोर्ट्स की तस्वीर बदली। लॉजिस्टिक्स में सुधार हुआ, डिजिटल क्रांति ने सिस्टम को तेज और पारदर्शी बना दिया। जो भारत कभी सिर्फ सर्विस सेक्टर के लिए जाना जाता था, वही भारत अब फैक्ट्रियों की आवाज से पहचाना जाने लगा। मोबाइल फोन, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, डिफेंस और इंजीनियरिंग गुड्स में भारत ने एक एक कदम आगे बढ़ाया। धीरे धीरे दुनिया को यह एहसास होने लगा कि भारत सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की क्षमता रखता है। यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। यूरोपियन यूनियन ने पहली बार असहजता महसूस की।
उन्हें एहसास हुआ कि अगर भारत को ज्यादा देर तक टाला गया तो भारत यूरोप के बिना ही आगे बढ़ जाएगा। और यही हुआ। भारत ने अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत किए, मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ बढ़ाई, अफ्रीका में निवेश किया और साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड नेटवर्क खड़ा किया। ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरने लगा। यूरोप को यह खतरे की घंटी साफ सुनाई देने लगी। उन्हें समझ में आने लगा कि दुनिया सिर्फ चीन और यूरोप के इर्द गिर्द नहीं घूमेगी। भारत एक तीसरे स्तंभ की तरह खड़ा हो रहा था। इसी डर के चलते 2013 के बाद यूरोप ने भारतीय प्रोडक्ट्स पर नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाने शुरू कर दिए। स्टील, टेक्सटाइल और केमिकल्स पर नई नई तकनीकी अड़चनें खड़ी की गईं। फिर 2021 में एक और बड़ा दांव खेला गया, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM। इसके जरिए मैन्युफैक्चरिंग देशों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की तैयारी थी। मकसद साफ था, भारतीय सामान को महंगा बनाना ताकि यूरोप की इंडस्ट्री सुरक्षित रहे। लेकिन यूरोप शायद यह भूल गया था कि भारत अब वह देश नहीं रहा जिसे दबाव में झुकाया जा सके। भारत ने रोने या शिकायत करने की बजाय अपनी रणनीति बदल दी। साफ शब्दों में कहा गया कि अब किसी भी समझौते में भारत कमजोर कड़ी नहीं बनेगा। बराबरी होगी तभी डील होगी, वरना भारत के पास विकल्प हैं। यह संदेश सिर्फ यूरोप के लिए नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। यहीं से पूरी तस्वीर बदलने लगी। यूरोप ने देखा कि FTA के लिए सिर्फ वही लाइन में नहीं खड़ा है। 20 से ज्यादा और देश भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। भारत की मार्केट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और उसकी जियोपॉलिटिकल ताकत अब किसी से छुपी नहीं थी। भारत एक रणनीतिक साझेदार बन चुका था, सिर्फ एक देश नहीं। और फिर वह दिन आया जब 19 साल पुरानी बातचीत ने आखिरकार अंजाम देखा। यूरोपियन यूनियन, जो खुद को दुनिया का सबसे स्मार्ट ट्रेड ब्लॉक मानता है, उसे भारत की शर्तों पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना पड़ा। यह सिर्फ एक डील नहीं थी, यह धैर्य, तैयारी और आत्मविश्वास की जीत थी। अगर भारत और यूरोप को सिर्फ 2 ट्रेड पार्टनर मानकर देखा जाए, तब भी यह समझौता ऐतिहासिक था। लेकिन जब आंकड़ों की भाषा में देखा गया, तो इसका वजन और भी ज्यादा निकल कर आया। भारत और यूरोपियन यूनियन मिलकर दुनिया की करीब 1/4 ग्लोबल GDP का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी दुनिया की हर चौथी कमाई किसी न किसी तरह इन दोनों से जुड़ी हुई है। यह भारत की बढ़ती ताकत का साफ सबूत था। भारत का एक्सपोर्ट अब $800 अरब से ऊपर पहुंच चुका था, जबकि इंपोर्ट उससे थोड़ा ज्यादा था। यही वह अंतर था जिसे यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भरने वाला था। यूरोप में टैक्स कम होते ही भारतीय प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने वाली थी, और इसका मतलब था भारत में ज्यादा उत्पादन, ज्यादा फैक्ट्रियां और लाखों नए रोजगार। यूरोप को भी इस डील से फायदा मिलना तय था, लेकिन लॉन्ग टर्म में तस्वीर साफ थी। यूरोप का मार्केट सैचुरेटेड था, जबकि भारत का मार्केट अभी बढ़ रहा था। यही वजह थी कि इस कहानी का असली विजेता भारत बनने वाला था। यह डील सिर्फ भारत यूरोप तक सीमित नहीं थी, इसका असर पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ने वाला था। दुनिया चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती थी, और भारत सबसे बड़ा विकल्प बनकर उभरा था। यूरोप के साथ यह समझौता भारत को सप्लाई चेन का स्थायी हिस्सा बना देता था। उसी समय अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ा रहा था। शायद उसे यह एहसास नहीं था कि दबाव का दौर खत्म हो चुका है। भारत के पास अब विकल्प थे। यही वजह थी कि दुनिया के 50 से ज्यादा देश भारत के साथ FTA के लिए लाइन में खड़े थे। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले साल बताएंगे कि भारत कैसे अपनी इस ताकत के दम पर दुनिया की दिशा बदलता है, और शायद वही दिन इतिहास में दर्ज होगा जब कहा जाएगा कि भारत ने सिर्फ एक डील नहीं की थी, उसने नियम बदल दिए थे। और जब यह कहा जाता है कि भारत ने नियम बदल दिए, तो यह कोई भावनात्मक नारा नहीं था, बल्कि जमीन पर घट रही हकीकत का बयान था। उस दिन के बाद दुनिया ने भारत को अलग नजर से देखना शुरू किया। पहले भारत से सवाल पूछे जाते थे, अब भारत से सलाह मांगी जाने लगी। पहले भारत को शर्तें सुनाई जाती थीं, अब भारत अपनी शर्तें सामने रखता था। यह बदलाव अचानक नहीं आया था, बल्कि सालों की उस मेहनत का नतीजा था जिसे दुनिया ने शुरू में नजरअंदाज किया था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साइन होते ही यूरोप और भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय खुल गया। यह अध्याय सिर्फ व्यापार का नहीं था, बल्कि भरोसे का था।
यूरोप के लिए भारत अब सिर्फ एक आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन नहीं था, बल्कि एक ऐसा साझेदार था जिसके बिना आने वाली ग्लोबल इकोनॉमी की कल्पना अधूरी लगने लगी। भारत के लिए भी यह समझौता सिर्फ टैक्स कटौती या बाजार तक पहुंच भर नहीं था। यह उस आत्मविश्वास की पुष्टि थी कि भारत अब बराबरी की कुर्सी पर बैठ चुका है। इस डील के बाद सबसे पहला असर फैक्ट्रियों में दिखने लगा। जिन सेक्टर्स को अब तक यूरोपियन मार्केट में घुसने के लिए भारी टैक्स और सख्त नियमों का सामना करना पड़ता था, उनके लिए दरवाजे खुलने लगे। फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में भारतीय कंपनियों को नई सांस मिली। भारतीय दवाएं पहले भी क्वालिटी में दुनिया की बराबरी करती थीं, लेकिन अब कीमत में भी वे ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो गईं। यूरोप के अस्पतालों और फार्मा चेन में भारतीय मेडिसिन्स की मौजूदगी तेजी से बढ़ने लगी। रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल सेक्टर में भी हलचल साफ नजर आने लगी। जिन फैक्ट्रियों में पहले एक शिफ्ट चलती थी, वहां अब 2 या 3 शिफ्ट्स की तैयारी शुरू हो गई। ऑर्डर बुक्स भरने लगीं, मशीनें ज्यादा देर तक चलने लगीं और मजदूरों के हाथों में काम बढ़ने लगा। यह वही सेक्टर था जहां भारत को कभी सिर्फ सस्ते कपड़ों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब डिजाइन, क्वालिटी और स्केल तीनों में भारत यूरोप को टक्कर दे रहा था। ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स की कहानी भी कुछ अलग नहीं थी। यूरोप की ऑटो इंडस्ट्री पहले भारत को सिर्फ एक सप्लायर के तौर पर देखती थी, लेकिन अब भारत एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग बेस बन चुका था। जर्मनी की कंपनियां, जो कभी सिर्फ अपने देश या आसपास के इलाकों में मैन्युफैक्चरिंग पर भरोसा करती थीं, अब भारत को अपनी सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बनाने लगीं। यह बदलाव चुपचाप हुआ, लेकिन गहरा था। आईटी और सर्विसेज सेक्टर में भी इस डील ने नई संभावनाएं खोल दीं। भारत की टेक कंपनियों को यूरोप में ज्यादा आसान और साफ रास्ता मिला। डेटा प्रोटेक्शन जैसे मुद्दों पर जो अड़चनें थीं, उन्हें बातचीत के जरिए हल किया गया। इसका मतलब यह था कि भारत का टैलेंट अब सिर्फ सस्ता विकल्प नहीं माना जाएगा, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह देखा जाएगा। इन सब का सबसे बड़ा असर रोजगार पर पड़ा। जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो सिर्फ फैक्ट्री में ही काम नहीं बढ़ता, बल्कि उससे जुड़ी पूरी चेन में हलचल आती है। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, सर्विसेज, हर जगह नए अवसर पैदा होते हैं। यही वजह थी कि यह डील कागजों से निकलकर धीरे धीरे आम आदमी की जिंदगी में उतरने लगी। दूसरी तरफ यूरोप को भी इस समझौते से फायदे मिल रहे थे, लेकिन एक अलग तरीके से। यूरोप को भारत जैसा विशाल और स्थिर बाजार मिला, जहां उसकी हाई एंड मशीनरी, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जबरदस्त मांग थी। यूरोप की कंपनियों के लिए भारत अब सिर्फ एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन नहीं था, बल्कि ग्रोथ का इंजन बनता जा रहा था। लेकिन फर्क साफ था। यूरोप का बाजार पहले से ही काफी हद तक भर चुका था, जबकि भारत अभी अपने विकास के शुरुआती और मध्यम दौर में था। यही वजह थी कि लंबी अवधि में इस रिश्ते से भारत को कहीं ज्यादा फायदा मिलने वाला था। भारत का हर नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, हर नई फैक्ट्री यूरोप की टेक्नोलॉजी और मशीनरी के लिए भी नए मौके पैदा कर रहा था। ये एक ऐसा रिश्ता बन रहा था जिसमें दोनों को फायदा था, लेकिन रफ्तार भारत के पक्ष में थी। इस पूरी कहानी का एक और अहम पहलू था ग्लोबल सप्लाई चेन। कोरोना महामारी और उसके बाद पैदा हुए जियोपॉलिटिकल तनाव ने दुनिया को यह सिखा दिया था कि सारी उम्मीदें एक ही देश पर टिकाना कितना खतरनाक हो सकता है। चीन पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता कई देशों को भारी पड़ चुकी थी। कंपनियां अब ऐसे विकल्प ढूंढ रही थीं जो स्थिर हों, भरोसेमंद हों और लंबी अवधि में टिक सकें। यहीं पर भारत सबसे मजबूत विकल्प बनकर उभरा। बड़ी आबादी, लोकतांत्रिक सिस्टम, बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर और अब यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े ब्लॉक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सब मिलकर भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक स्थायी स्तंभ बना रहे थे। कंपनियों को यह भरोसा मिलने लगा कि भारत के साथ जुड़ना सिर्फ मुनाफे का सौदा नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा भी है। इसी दौरान अमेरिका की रणनीति सवालों के घेरे में आने लगी। जिस वक्त यूरोप भारत के साथ अपने रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित कर रहा था, उसी वक्त अमेरिका भारत पर एक के बाद एक टैरिफ लगा रहा था। शायद अमेरिका अभी भी उसी पुराने दौर में जी रहा था, जहां दबाव और प्रतिबंधों से काम चल जाता था, लेकिन दुनिया बदल चुकी थी। कई बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स खुलकर यह कहने लगे कि अमेरिका अपनी ही अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है।
जब बाकी दुनिया भारत के साथ जुड़ने के रास्ते ढूंढ रही है, तब अमेरिका खुद को इस नई व्यवस्था से बाहर कर रहा है। भारत के लिए यह स्थिति भी एक मौका थी। दबाव में आने के बजाय भारत ने अपने विकल्प और मजबूत कर लिए। यही वजह थी कि 50 से ज्यादा देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए लाइन में खड़े नजर आने लगे। ये लाइन किसी मजबूरी की नहीं थी, बल्कि आकर्षण की थी। भारत की मार्केट, उसकी उत्पादन क्षमता और उसकी बढ़ती जियोपॉलिटिकल अहमियत अब किसी से छुपी नहीं थी। 2025 में भारत ने पहले ही उन देशों की पहचान कर ली थी जिनके साथ समझौते भारत के लिए फायदेमंद हो सकते थे। मकसद बिल्कुल साफ था, भारतीय प्रोडक्ट्स को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना और दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट्स को भारतीय बाजार के लिए सुलभ बनाना। यूरोप के साथ हुआ यह समझौता उसी रणनीति का सबसे बड़ा सबूत था। यह बताता था कि भारत अब भावनाओं में नहीं, बल्कि ठोस गणना के आधार पर फैसले ले रहा है। इस पूरी यात्रा में सबसे दिलचस्प मोड़ वही था जहां भूमिकाएं बदल गईं। जो यूरोप कभी भारत की शर्तों से बचता फिर रहा था, वही यूरोप आखिरकार भारत के दरवाजे पर आकर डील साइन करता नजर आया। यह किसी एक दिन की कहानी नहीं थी, बल्कि लंबे समय तक चले धैर्य और आत्मविश्वास का नतीजा था। भारत ने इस दौरान यह साफ कर दिया कि वह न तो किसी से डरता है और न ही किसी के दबाव में फैसले करता है। भारत अब अपने हित पहले रखता है और दुनिया को यह संदेश देता है कि बराबरी का रिश्ता ही चलेगा, इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज भारत को सिर्फ एक देश कहना उसकी भूमिका को कम आंकना होगा। भारत अब एक पावर सेंटर बन चुका है, एक ऐसा पावर सेंटर जिसके फैसले ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमी तीनों को प्रभावित करते हैं। यूरोप के साथ हुआ यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसी बदले हुए भारत की पहचान है। यह डील बताती है कि आने वाले सालों में भारत सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग हब तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह ग्लोबल ट्रेड का लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। जब 27 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट भारत के लिए खुल जाती है, जब टैक्स की दीवारें गिरती हैं और जब भारत को दुनिया के सबसे अमीर देशों तक सीधी पहुंच मिलती है, तो विकास की रफ्तार को रोकना मुश्किल हो जाता है। यह वही भारत है जिसे कभी सिर्फ सस्ता मजदूर समझा जाता था। आज वही भारत दुनिया के लिए जरूरी पार्टनर बन चुका है। इसलिए इस जीत को सिर्फ एक ट्रेड डील कहना सबसे बड़ी गलती होगी। यह एक रणनीतिक जीत है। यह उस सोच की जीत है जो कहती है कि भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं है। यह कहानी सिर्फ अतीत और वर्तमान की नहीं है, बल्कि भविष्य की भी है। एक ऐसा भविष्य जिसमें भारत अपने दम पर खड़ा होगा, अपने नियम खुद तय करेगा और दुनिया के साथ साझेदारी करेगा, लेकिन झुकेगा नहीं।